शाहजहांपुर में एक महिला टाटा मैजिक से अपने घर जा रही थी, तभी सहयात्री महिला ने महिला का पर्स और मोबाइल चुरा लिया। जब महिला को इस मामले का आभास हुआ तो महिला ने तुरंत ही सहयात्री महिला को दबोच लिया, जिसके बाद बीच बाजार में महिला की पिटाई होने लगी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला उमा देवी टप्पेबाज महिला के साथ मारपीट करते हुए कोतवाली पहुंची, जहां टप्पेबाज महिला ने जमकर हंगामा किया और पुलिस वालों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए महिला के साथ थाने में मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित महिला उमा देवी का मोबाइल और पर्स बरामद किया है। शाहजहांपुर से राकेश यादव की रिपोर्ट। बुधवार को शाहजहांपुर की थाना खुडार पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोहनपुर गांव में जुआ खेलते हुए 6 लोगों को खुटार पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हजारों की नकदी, 6 मोबाइल फोन, 2 बाइक जब्त कर जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। शाहजहांपुर से राकेश यादव की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के सुतहा गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने और अपने परिवार का गुजारा घास फूस से बने झोपड़े में करने पर मजबूर है। पीड़ित परिवार को आवास के नाम पर आश्वासन की घुट्टी पिला दी जाती है। वहीं परिवार की सदस्य महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु के बाद बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी कर गुजारा करना पड़ता है। कई बार आवास को लेकर ग्राम प्रधान को अवगत करवाया गया, लेकिन ग्राम प्रधान ने हर बार केवल और केवल आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इस मामले में कुछ कार्यवाही करते हैं या फिर नहीं। अधिकारी से की थी तो उन्होंने क्या कहा? हमको रुपया दीजिए तब खाएं। क्या भाई हो आप? 4। और पिताजी हैं आपके? नहीं। अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? कैसे करते नहीं, और मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। खेती है आपके पास? किस गांव में रहती हो? सता। क्या समस्या है आपकी? मेरे घर नहीं। तो इसकी शिकायत प्रधान जी ने की? तो प्रधान जी ने क्या कहा? या कई रुपया दो फिर जय देवी। किस गांव में रहती हो आप? सता में। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि देखो मेरे पति खत्म हो गए और समस्या हमारे घर कुछ खाने पीने का नहीं, बच्चा बहुत मुश्किल से पाल रहे। तो क्या इसमें मतलब जो है आप चाहती क्या हैं? चाहती क्या, सब कुछ चाहता है, आवास मिल जाए। इसकी आवास के लिए आपने इसकी शिकायत प्रधान जी से और ग्राम विकास अधिकारी से की थी? हाँ। तो प्रधान जी ने क्या कहा? जा कही कि देखो पैसा दे 10,000 रुपया कही हम तुम्हारे आवास दिवाई दें, तो हम पे ही नहीं तो कही दे दिवाई। और सेक्रेटरी ने क्या कहा था? उन्होंने जो कही जाम करो कही तो कही तुम्हारा आवास आई जाए। कन्नौज से राजेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या करने और उसकी बड़ी बहन को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना कांड क्षेत्र के गांव भानपुर में बीते सोमवार को एक 4 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसकी 7 वर्षीय चचेरी बहन घायल अवस्था में खेत से बरामद की गई थी। छानबीन के दौरान पता चला कि चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजीजगंज निवासी अनिल घटना वाले दिन शहद निकालने गया हुआ था। घटना में छानबीन करते हुए पुलिस और एसओजी टीम ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस ने हत्या से जुड़े सबूत बरामद किए हैं। देखिए, ये परसों की बात है। आप सभी अवगत हैं कि मैं भी परसों दोपहर में यहीं था और शाम को एक के बाद एक 2 घटनाएं हुई थी। कांठ में जो घटना हुई थी वो ये हुई थी कि रात में कोई 9 बजे के आसपास हल्ला हुआ कि 2 बच्चे यहाँ गायब हैं। एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 8 साल है। गांव पूरा बड़ी संख्या में लोग, कोई 300-400 लोग उसको ढूंढ रहे थे, पुलिस वाले भी साथ में थे। तभी छोटी वाली बच्ची की, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिल गई। उसको तुरंत पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एफएसएल की टीम बुला ली गई, लेकिन बड़ी वाली बच्ची के बारे में, जबकि ओरिजिनल सूचना ये थी कि अपहरण करके दोनों की हत्या कर दी गई है, लेकिन दूसरी की बॉडी करीब 11:30 बजे, जब पूरे गांव और सारी पुलिस ने, एसपी साहब स्वयं मौके पे थे, सीओ साहब मौके पे थे, एसपी सिटी मौके पे थे, इन लोगों ने जब अच्छे से कॉम्बिंग की तो करीब 11:30 बजे ये गन्ने के खेत में मिली।
छूने पर, उसको उठाने की कोशिश करने पर ऐसा लगा कि अभी इसकी बॉडी गर्म है। और जो सिपाही थे या जो पब्लिक के लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि जानने की कि अभी इसमें जान है कि नहीं। और ये पाया गया कि इसकी जो नाड़ी है वो बहुत कमज़ोर, जो जानने वाला है वही उसको डिटेक्ट कर पाएगा। फ़ौरन उसको वहाँ से ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहाँपुर ले आया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि जिस कंडीशन में वो गई थी वहाँ उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, बीपी लोएस्ट लेवल पे था और पल्स रेट जो है वो ऑलमोस्ट चली गई थी। लेकिन पूरी टीम ने डॉक्टरों की मेहनत करके उसको करीब 2 बजे के आसपास ठीक कर लिया। पैरामीटर्स उसके बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन हम लोगों ने दोपहर तक वेट किया, होश में नहीं आ पाई। बताया जा रहा है कि जो हेड इंजरी है इसकी वजह से शायद कोई इंटरनल चोट लगी है। फिर कल ही उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया SRMS में। इनके यहाँ चाइल्ड फैकल्टी जो है वो उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, न उसके लिए अलग से कोई वार्ड है, तो इसलिए इसको बात करके वहाँ पहुँचा दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले तक उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे, लेकिन अभी कोमा जैसी स्थिति है, अभी वो रिवाइव नहीं कर पाई है। आज उसके बाद से ही इन लोगों ने हमारी पुलिस पार्टी ने बहुत अथक प्रयास किया और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले उसी गांव में कैंप किए हुए थे उसी दिन से, रात में भी, और SOG के सारे लोग। धीरे धीरे ये पता लगा कि ये जो इसके पास लोहे का टुकड़ा बरामद हुआ है, बल्कि टुकड़ा नहीं है। इसके बारे में जानकारी करने पर एक स्वर से गांव के प्रधान और सब लोगों ने बताया कि साहब ये तो मधुमक्खी निकालने का औजार है, इसको खंती कहते हैं, और वो सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल करता है हमारे गांव में, उसका नाम बताया गया। उसके लिए दबिश दी गई, कहीं गया हुआ था, उसे लाया गया। ये बताया गया कि ये ऊपर का हिस्सा ही यहाँ पर है, नीचे वाला हिस्सा कहाँ है इसका। नीचे वाला हिस्सा उसने कहा कि चूँकि ये गायब हो गया था इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। उसके बाद जो बहुत ही रक्त रंजित कपड़े थे उस समय इसके, उसको इसने अपने ही चूल्हे में जला दिया था। जो खंती वहाँ पर छोटी बच्ची के साथ पड़ी मिली थी, और जो उसका बेंत है, उनका जो स्क्रू होता है वो उस पर फिट बैठता है। दूसरा, बच्चियों को बहलाने का काम इसने 2 पैकेट बिस्किट यहाँ स्थानीय दुकान से खरीदे थे, और उन लोगों ने बताया कि हाँ, इसने 2 पैकेट हमारे यहाँ से 15 रुपये में लिए हैं। शाम को 3 बजे के आसपास ये बच्चियाँ स्कूल के पीछे एक हैंडपम्प पे नहा रही थी। ये उसी समय प्रधान, एक बात इसके बारे में और बता दूं कि उस गांव में या आसपास के गांव में जहां पेड़ों पर शहद के मधुमक्खियों के छत्ते लगते हैं, तो वो लोग प्रधान को बता देते हैं। प्रधान इसको बुलवा लेता है, और प्रधान के यहाँ ही इसके ये औजार रहते हैं, बाल्टी, और उसमें जो कुछ भी लगता है वो सब उन्हीं के यहाँ रहते हैं। यहीं से वो लेके जाता है, शहद निकालता है, वापस ला के रख देता है। इसलिए इसको भली भांति पूरा गांव जानता है, नाम से जानता है, या शहद वाले के नाम से जानता है, या बिट्टू नाम से। नहीं सर, इसका नाम है चमेली। नहीं, एक और नाम बता। चमेली सर, चमेली के नाम से इसको जानते हैं। तो बहुत देर नहीं लगी, जब बेड बरामद हुआ उसमें ब्लड स्टेन्स हैं, अच्छी मात्रा में ब्लड स्टेन्स हैं। बच्ची के बाल के तमाम टुकड़े उसके जो बांधा हुआ है उसमें फंसे हुए हैं, और बाकी चीज़ें जो कोरोबरेटिव एविडेंस जितने वहाँ हो सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस और कोरोबरेटिव दोनों एविडेंस हमें मिल गए। अब पहली प्रायोरिटी आज भी और अब भी उस बड़ी वाली बच्ची को किसी भी तरह से रिवाइव करना है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किया ये कृत्य बहुत ही गंदा काम, बहुत ही ख़राब काम, और मानवता के विरुद्ध किया गया काम। इसको शाहजहाँपुर पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक इसका अनावरण किया है। मैं इस टीम को बधाई देता हूँ। आईजी साहब जी, मंतू परिवार। शाहजहांपुर से शहनूर खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के जरावन गांव में शिवसेना ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, प्राचीन दुर्गा मार्ग को एक होमगार्ड ने क्षतिग्रस्त किया था। अब इस मामले में शिवसेना ने कार्यवाही की मांग की है। शिवसेना जिला प्रमुख पंडित सतपाल मिश्रा ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम सड़कों पर जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान कोई भी अगर हानि होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। अभी तक मेरी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है कि गांव जरावन में
एक दुर्गा देवी मंदिर बना हुआ है लमसम 30 साल पुराना, जिस पे गांव के ही नन्हे सिंह उर्फ पहलवान जो कि वहाँ पे गोबर पूरा डालते हैं मंदिर के ऊपर ही, और एक दूसरा है होमगार्ड सत्य प्रकाश जो कि उसने अपने ट्रैक्टर से मंदिर का चबूतरा और मूर्ति सब तोड़ दी है। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो दबंग टाइप का आदमी है, उसे अपने पुलिस पे मतलब घमंड है और वो चाहता है कि पुलिस मेरा कुछ करेगी नहीं, इसलिए उसने अपने ट्रैक्टर से मूर्ति तोड़ दी है। जमीन किसकी है वो? जमीन वो खलियान की है, उसने वो खलियान में ही अपना मकान बना लिया है। आपने कोई FIR वगैरह कुछ करवाई? FIR भी दी थी हमने थाने में, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर कप्तान साहब के पास आप लोग आए थे? कप्तान साहब के पास हाँ आए थे। कोई अभी समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई। दर्दरौल ब्लॉक से फरहान की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने भगवान राम से यही मांगा है कि प्रधानमंत्री जी को बुद्धि मिले ताकि किसानों की समस्याएं वे समझे और जल्द से जल्द कृषि बिल को वापस ले। नहीं, दबाव तो जो सरकार मानने तो बतेरा दबाव पड़ रहा पूरे भारत में, इसका विरोध जताया जा रहा। सब किसान एक सुर में बोल रहे, किसानों को अपनी ज़मीन बचाने के लाले पड़ रहे। एक बार हमारी ज़मीन भी चली गई, हमारी फसलों के दाम नहीं मिल रहे, किसान आज खेती को घाटे का सौदा मान रहे। घाटे का सौदा है भी, तो सरकार इतना जिद्दी रवैये अपना रही, तो इसमें सरकार को नीचा देखना पड़ेगा। इस बात में कोई भी किसानों के हक की बात कोई भी सरकार नहीं कोई अगवानी कर दी तो क्या करे? किसानों के सामने मजबूरी है इस तरह का धरना प्रदर्शन करने की, और महापंचायत हो रही जगह जगह। तो हम चाहे इस बात को जल्दी सरकार निपटावे, नहीं तो जो लंबा खींचने की बात है तो लंबा खींच ले, हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई वो नहीं दिक्कत नहीं। रामचंद्र जी तो हमारे पूर्वज है, हम उसी गोद से ताल्लुक़ रखे, हम रघुवंशी है, और हमें अयोध्या में पहली दफ़ा हमें अयोध्या में आने का मौका मिला। इसके लिए इससे अच्छी बात तो कहीं हो नहीं सकती। हमारे पूर्वजों का मंदिर बनना, राम मंदिर, उसके भी हम दर्शन करवाएंगे और उसमें कुछ न कुछ अपना जो सहयोग है हम भी उसमें भी सहयोग करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है इस क्षेत्र देखने को मिला। ठीक है, साहब तो काफ़ी घूमेंगे, तो हमारा तो आने का पहला ही मौका है, तो हमारा स्पेशल यही है मामला, हम यहाँ से कल को दर्शन करें, जो अच्छी अच्छी जगह है यहाँ से देखें तो उसे देखें। नहीं, हम तो यही मान गए भगवान राम से, हमारे पूर्वज है उनसे यही करे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, प्रधानमंत्री जी को इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें एक अच्छी बात करने का मौका इन्हें मिल रहा। रामचंद्र जी के नाम से इन्हें वोट मिल गई, एक हमने राम का वो करा, राम के मंदिर, तो वे तो हमारे पूर्वज थे रामचंद्र जी, तो जी हमारे बड़ों का नाम ले रहे, तो हम तो इनके सेंध रूप इनके सामने हैं, तो क्यों नहीं मान रहे इस बात को मानने। और हमारे अंदर बिल्कुल राम वाले सारे गुण हैं। रघुवंश परिवार में जो हमारा रघुवंशी परिवार है, हमारे बहुत 84 गाँव है, हमारे में वो बिल्कुल वाकई वही बात है। हमारे में कोई वो नहीं है, कोई झूठ कपट वाली बात इस परिवार में है ही नहीं कभी भी। नहीं, एक तो बताओ जिसके साथ में लड़ाई चल रही, जो एक सरकार इतना लंबा इस मामले को खींच रही, तो फर्क तो पड़ेगा। कोई आज भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, जिसमें मारामारी थी हम चुनाव लड़े, तो इसके उसमें कोई भी लड़ने को तैयार नहीं। यह हालत तो जब पैदा होगी, ये विधायक और MP गांवों में जाने तो फरेज करने लगे, इनका विरोध इतना होगा, तो कहीं ना कहीं तो बात है, ऐसी बात थोड़ा है आदमी भाई। देखो बस तो लोगों की मर्जी है, क्या वे करे, पर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। हम तो यार राजनीति के हमारा तो कोई वो रोल नहीं, तो फिर भी विरोध का तो कहीं ना कहीं वो असर पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही बात है। आपके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष लोग
आपके साथ मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो इतना बड़ा घटना हुआ लाल किले पर, उसको लेकर काफ़ी आरोप लगे। नहीं, एक तो बताओ, आरोप लगाने की अलग बात है, आरोप सिद्ध करने की अलग बात है। हम अगर सरकार चाहे इसे, जो लाल किले वाला मामला, चाहे तो इस मामले को दबा लो, ठीक है, उन्हें फायदा बहुत। अगर इसे खोल ले, इसकी फिर बिल्कुल जड़ तक जा, कौन आदमी इसमें दोषी है। जिस आदमी का प्रधानमंत्री के साथ में फोटो हो, हमारा तो फोटो नहीं प्रधानमंत्री के साथ में, जो सिद्धू है, सिद्धू करके कोई क्या है, दीप सिद्धू, उसका प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो है। वहाँ का जो सांसद है सन्नी देओल, उसके साथ में उसका फोटो है। अमित शाह जी के साथ में उसका फोटो है। तो क्या अंदाजा लगाया जा सके? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। उसे सहारा दिया होगा, इस तरह का आंदोलन को बदनाम करने की बात होगी, फिर उनके काबू तो निकल गई वह बात। वो लड़का खंबे पे भी चढ़ गया, 20-25 मिनट खंबे पे पोल पर रहेगा, फिर उतर भी आ, फिर चला भी गया। तो ये ज़्यादा होशियारी में पैर ठहरे। इन्हें ये होशियारी, इन्हें बहुत इनके नाश की तरफ खुले जा रही है होशियारी। ये ज़्यादा होशियारी, किसान है, सीधे साधे किसान है। हमारी मांग सिर्फ कृषि कानून पे है। हमें हो रहा ना उड़ जावे, हो रहा ना उड़ जाकर चले। हम ऐसे आदमी नहीं है, ना हमारा कोई लाल किले पर कोई उद्देश्य है, ना कुछ हम ऐसा काम कर सकते। तो ये ढंग से बात करें। इन्हें हमने बहुत समर्थन दिया। इन पैरों से ये चल रहे, पैरों से उड़ना, उड़ने के लिए नहीं ना हमने समर्थन दिया। पैरों से चल रहे और बाज आवे, अपनी गलत हरकत तो ये बाज आवे, ठीक रहे। इन्हें शासन करना, अच्छी तरह से शासन करे, जनता के साथ में बरोबरी ना बांधे, जनता को नहीं नीचा ना दिखावे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे। आइए रुख करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। शाहजहांपुर में महिला चोर की सड़क पर हुई पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। शाहजहांपुर की घुटार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापा मार कर की 6 जुआरियों पर कार्यवाही। कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के सुतहा गांव में आवास के नाम पर केवल आश्वासन, जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही आई सामने। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने किया मासूम के हत्यारे को गिरफ्तार। शिवसेना ने शाहजहांपुर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अयोध्या पहुंचे, रामलला से सरकार के लिए सद्बुद्धि मांगी। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए बने रहिए खबर टाइम्स टुडे के साथ। এই জেলার পক্ষ থেকে মাননীয় জেলা সভাপতি মাননীয় রবীন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে মাল্যদান হবে, রবীন্দা যে যুব নেতৃত্ব যারা আছেন সবাই আসুন। মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি, আরে আসুন সামনে চলে আসুন, মালাটা ধরুন। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে মালা পরিয়ে মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গী আছেন, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় নেতা, রাজ্যের সভাপতি, মেদিনীপুরের সংসদ মাননীয় দিলীপ ঘোষ, সকলকে ব্যারাকপুর জেলার পক্ষ থেকে রবীন ভট্টাচার্যের মাননীয় জেলা সভাপতি রবীন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মাল্যদান করা হলো। ও রবীন্দা, এই শালটালগুলো কই? প্রিয়াঙ্কু শালটালগুলো কই? শালগুলো কই? মাননীয় নাড্ডাজিকে শঙ্খ দিয়ে প্রিয়াঙ্কা নন্দী জেলার পক্ষ থেকে শঙ্খ, এই মণ্ডলের পক্ষ থেকে রাম সীতা দিয়ে নাড্ডাজিকে উপহার দিয়ে সম্বোধনা করছেন। মাননীয় ব্যারাকপুরের এমএলএ শিলভদ্র দত্ত
নাড্ডাজিকে একটি উপহার প্রদান করছেন জেলা সভাপতি মাননীয় শ্রী রবীন ভট্টাচার্য নাড্ডাজিকে শাল দিয়ে প্রিয়াঙ্কু পান্ডেকে অনুরোধ করব কৈলাসজিকে মাননীয় সাধারণ সম্পাদক সর্বভারতীয় প্রিয়াঙ্কু পান্ডেকে অনুরোধ করব শাল দিয়ে কৈলাসজিকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য কৃষ্ণদাকে অনুরোধ করব জেলা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণদাকে অনুরোধ করব মাননীয় শ্রী দিলীপ দা মেদিনীপুরের সংসদ রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষকে শাল দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমাদের স্বাগত পর্ব সমাপ্ত হলো এবার অর্জুন মাননীয় লড়াকু নেতা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যারাকপুর লোকসভার সংসদ রাজ্যের অন্যতম নেতা লড়াকু মুখ সহসভাপতি রাজ্যের মাননীয় অর্জুন সিংকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য অর্জুন দাকে সম্বোধিত করবেন জেলা সভাপতি মাননীয় রবীন ভট্টাচার্য অর্জুন দাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ভারত মাতাকে কি হলো দু হাত তুলে বলো ভারত মাতাকে जय श्री राम जय श्री राम मंच पर उपस्थित আমাদের ভারতবর্ষে শুধু নয় পৃথিবীর সবথেকে বড় রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি উপস্থিত হয়েছেন দিলীপ দা আমাদের রাজ্য সভাপতি এমপি উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কৈলাস বিজয়বর্গীজি যিনি আমাদের গার্জিয়ান হয়ে পশ্চিম বাংলাকে অনেক দিন ধরে আজকে এই যে রূপ এই জায়গা যে দেখতে পাচ্ছি আমরা মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গীজি যা পরিশ্রম যা ওনার সেবা সেটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি একজন কার্যকর্তা হিসাবে আমরা ভুলতে পারবো না উপস্থিত আছেন আমার নেতা আমাদের গার্জিয়ান রাহুল দা উপস্থিত আছেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তার ব্যাপারে একটাই কথা বলবো শুভেন্দু অধিকারী আজকে পশ্চিম বাংলায় যেভাবে এলাকায় এলাকায় ঘুরে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যা দুরবস্থা আজকে দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ভাই রাজীব ব্যানার্জি মহাশয় আমাদের এখানকার বিধায়ক শিলভদ্র দত্ত মহাশয় সুনীল সিং পवन সিং কল্যাণ চৌবে মহাশয় রতীন্দ্রনাথ বোস মহাশয় রিতেশ তিওয়ারিজি ফাল্গুনী পাত্রাজি সর্বোপরি যারা উপস্থিত আছেন মঞ্চে বসে আছেন সম্বিত পাত্রাজি আমাদের বড়দা ডাক্তার সঞ্জয় ময়ূকজি সর্বোপরি যারা সামনে উপস্থিত আছেন সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে দু চারটা কথা বলবো কেন আমাদের নাড্ডাজির অনেক সকাল থেকে এখানে আছেন বহু সুবিধার মধ্যে আজকে এই ব্যারাকপুরে এই সভাটা হচ্ছে যেভাবে ব্যারাকপুরকে মমতা ব্যানার্জি ভুলতে পারছেন না মমতা ব্যানার্জি যেখানে মিটিং হয় ব্যারাকপুরের কথা উচ্চারণ করেন সব সময় কেন ব্যারাকপুরের মানুষ ওনাকে জবাব দিয়েছে 2019 সালে উনি অনেক বড় কথা বলেছিলেন ওনার ভাইপো বলেছিল অনেক বড় কথা কিন্তু ব্যারাকপুরের মানুষ ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়েছেন আজকে পশ্চিম বাংলায় মমতা ব্যানার্জি ঘুরে নিজে আজকে প্রত্যেকটা মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে বলছেন আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি নাকি উনার ঘরের মেয়ে এখন বাংলা নাকি ঘরের মেয়েকে চাইছে
বাংলায় কখন বাইরে মেয়েকে চাইবে? দিদিমণি, আপনি তো দিদি আছেন, আগেও ছিলেন, আবার ঘরের মেয়ে হওয়া দরকার কি ছিল? যে জায়গায় আপনি পৌঁছে গেছেন, আজকে বাংলার মানুষ আপনাকে শুধু আপনার পরিবারকে শুধু তোলাবাজি হিসাবে চিনে। এইভাবে জল ফেলবেন না, এইভাবে জল ফেলবেন না, ডিস্টার্ব করবেন না। আজকে সারা বাংলায় ভাইপো নামে যারা, এই যে ভাইপো বললেই মানুষ দেখছে কোনো চোর এসে গেছে কিনা। কালকে দিদিমণি বলছিলেন একটা কি ভাইপোর আমার বাড়ির বউকে লোক চোর বলছে, কয়লা চোর বলছে। না দিদি, আপনার বাড়ির বউকে কেউ কয়লা চোর বলছে না। চোররা আপনার বাড়ির বউকে টাকা দিচ্ছে অ্যাকাউন্টে, তার জন্য আপনার বৌমাকে বলছে কি আপনার বৌমা অ্যাকাউন্টে টাকা গেছে। এটা সারা বাংলার মানুষ বলছে। ব্যারাকপুরের মানুষের কাছে আমার একটা আবেদন, আজকে নাড্ডাজির সামনে আমরা সবাই মিলে একটা শপথ নিই কি বীজপুর থেকে বারানগর অবধি একটাও তৃণমূল কংগ্রেসকে সিট দেব না। আমরা একটা জায়গা আমরা সিট দেব না। কি ঠিক বলছি তো? একটাও সিট দেওয়া যাবে না। আজকে বীজপুর থেকে বারানগর একদম থ্রু লাইন চলে যাবে। তারপরে কলকাতার হালও আপনারা দেখছেন কি অবস্থা, দুরবস্থার মধ্যে দিদিমণি আছেন। আচ্ছা দিদিমণি দুরবস্থা আছেন, বাংলার মানুষ কিন্তু দেখলেই বুঝতে পারছে। আজকে যেভাবে উনি পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে যেভাবে উনি গুন্ডামি করাচ্ছেন, আমাদের মিছিলের উপরে হামলা করানো হচ্ছে, যেভাবে কেস দেওয়া হচ্ছে, মিথ্যা কেসে হাজার হাজার ছেলে গাঁজা কেসে জেলে ঢুকে আছে। আজকে এই ব্যারাকপুর থেকে শিল্পাঞ্চলে থেকে যত হুগলি, ব্যারাকপুর, আপনি হাবড়া যেখানে চলে যান, একটাই অবস্থা আছে, দিদিমণি শুধু পুলিশ আর গুন্ডা। দিদিমণি পুলিশও থাকবে না, এই গুন্ডাও থাকবে না। রাজনীতিক লড়াইতে আপনি হেরে গেছেন। আজকে ব্যক্তি লড়াই আপনি শুরু করেছেন। আপনি আমাদের নেতাদেরকে বহিরাগত বলছেন, আজকে প্রধানমন্ত্রীকে বহিরাগত বলছেন, অমিত শাহজিকে বহিরাগত বলছেন, নাড্ডাজিকে বহিরাগত বলছেন। দিদিমণি এই বহিরাগত হতে বলতে বলতে আপনি যে কবে বহিরাগত হয়ে যাবেন বাংলার মানুষ দেখতেই থাকবে, আপনাকে গুড বাই করবে। দিদি আপনি বহিরাগতই থাকুন, আপনাকে বহিরাগত অন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হবে না, আপনি বহিরাগত হয়ে যাবেন। কেন? মানুষের মন থেকে আপনি বাইরে চলে গেছেন। মানুষ আপনাকে আজ মন থেকে ভালোবাসে না। মানুষ আজকে যারাই তৃণমূল কংগ্রেস করছেন, যে নেতাই আছেন, যে কর্মী আছেন, শুধু একটাই ভয়, জানো তো আমাকে পুলিশ দিয়ে কেস দিয়ে দেবে, আমাকে গাঁজা কেস দিয়ে দেবে। এই ভয়ে তৃণমূলের এখনো দোকানটা খুলছে, নালে এই দোকানটাও বন্ধ হয়ে যাবে, এই দোকানটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তৃণমূল বলে কোনো শব্দ, জন্তু, জীব থাকবে না। তৃণমূল বলে কোনো পার্টি ছিল, এটা বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করে দেবেন। আজকে সারা বাংলায় যেখানে যাচ্ছি আমরা, মানুষের ঢল, মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আজকে আবার শপথ নিয়ে বলি, বাংলায়, পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতা ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে। আকাশে বাতাসে লেখা আছে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে। আরে যদি সূর্য পূর্বতে উঠে এটা সত্যি হয়, তাহলে পশ্চিম বাংলা ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে। এটাও সত্যি আছে, এটাও সত্যি আছে, এটাও সত্যি আছে। এই বলে আবার দেখা হবে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতাকে জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ আমাদের লড়াকু সংসদ, ব্যারাকপুরের সংসদ রাজ্যের সহসভাপতি মাননীয় অর্জুন সিংকে। এবার আমাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন মেদিনীপুরের সংসদ রাজ্যের সভাপতি, রাজ্যের লড়াকু নেতা, আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज এই আনন্দপুরের মাঠে যে পরিবর্তন যাত্রা সমাপন কার্যক্রম, তাতে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পার্টি বিজেপির
সর্বভারতীয় সভাপতি সম্মানীয় নাড্ডাজি, আমি তাকে নমস্কার এবং স্বাগত করছি। আর তাছাড়াও মাননীয় কৈলাসজি আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের মাননীয় জেলা প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্র, মাননীয় স্থানীয় সাংসদ অর্জুনদা, এছাড়াও বহু কার্যকর্তা আছেন, বালুদা, বিজয়দা, অমিতাভদা, এখানে শুভেন্দুদা, রাজীবদা, লম্বা লাইন, সম্বিত পাত্রজি, আমাদের সাধারণ সম্পাদক রথিনদা, আমাদের 3 জন এমএলএ আছেন পরপর বসে আছেন এখানে। আচ্ছা, 4 জন এমএলএ বসে আছেন, আপনারা চেনেন সবাইকে। আমাদের বরিষ্ঠ নেতা মাননীয় রাহুলদা এসছেন, সবার ভাষণ হয়েছে, আর বেশি নাম বলছি না, পেছনে অনেক নেতা বসে আছেন। উদ্দেশ্য কি, ব্যারাকপুরের কার্যকর্তারা যে লড়াই করছেন না, তার সঙ্গে পুরো পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি এবং সর্বভারতীয় বিজেপি আছে, এটা বুঝাবার জন্য সবাই এসছেন। বন্ধুগণ, ভাইপোর বাড়িতে সিবিআই ভয় পেয়েছে দিদি ভাই, কি পেয়েছে কিনা? এতদিন লাল ডায়েরির খোঁজ করা হচ্ছিল, লাল ডায়েরির সমস্ত তথ্য চলে গেছে সিবিআইয়ের হাতে, আর শুরু হয়েছে ডাকাডাকি। অ্যারেস্ট করেনি, একটা চিঠি দিয়ে বলেছে আসুন আপনার কাছ থেকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব, আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে এত টাকা এলো থেকে, বিনয় মিশ্র দিয়েছে নাকি লালা দিয়েছে, এইটুকু জিজ্ঞেস করার জন্য খালি ডেকে পাঠিয়েছে। ব্যাস, মমতা ব্যানার্জি ঘুম ছুটে গেছে, উনি আগেই গিয়ে পৌঁছে গেছে। এর আগে আমরা দেখেছি, যখন রাজীব কুমার, ওনার খুব প্রিয় অফিসার একজন, যিনি সারদার মামলাকে গুলিয়ে দিয়েছিলেন, নামপত্র সব মিটিয়ে দিয়েছিলেন যাতে কেউ ধরা না পড়ে, তার বাড়িতেও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেছিল, তার আগেই দিদিমণি পৌঁছে গেছিলেন। আমরা দেখি কোনো দাগী লোক, কোনো ভ্রষ্টাচারী লোক যে অন্যায় করেছে, তাকে বাঁচাবার জন্য দিদিমণি খুব দৌড়াদৌড়ি করেন, একদম তার ওই ঝাঁপিয়ে পড়েন, তার বাড়ি ঘর পরিবারকে বাঁচার জন্য। তিনি রাস্তায়ও বসে পড়েছিলেন রাজীব কুমারের জন্য। এবারে রাস্তায় বসবেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু রাস্তায় বসার মতো অবস্থা হয়ে গেছে, আগামী মে মাসের পর তাকে রাস্তায় বসতে হবে। হয়তো গাড়ি চড়বেন না, আর তাই স্কুটারে চড়ে ঘোরা শুরু করে দিয়েছেন, রাস্তায় হাঁটা শুরু করে দিয়েছেন। এইটা পশ্চিমবাংলার মানুষ আগামী মে মাসে এটাই করবে, তাই দিদিমণি প্র্যাকটিস করছেন। আপনারা শুনবেন, মাঝে মধ্যে বলবেন আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিন, আমি জেল থেকে জিতে আসবো। কেন জেলের কথা কই? আমরা তো জেলের কথা বলি না, কারণ আমরা জানি আমরা কোনো অন্যায় কাজ করি না, জেলের প্রশ্ন নাই। তাও পুলিশের লোকেরা অত্যাচার করছে, কেস দিচ্ছে, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা ছেলেদেরও ছাড়ছে না, তাদেরকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরকম অত্যাচারী প্রতিহিংসা পরায়ণ পুলিশ পশ্চিমবাংলাতেই আছে। তাই আজ যে পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছে, এই যে 5টি পরিবর্তন যাত্রা চলেছিল, আজ নবদ্বীপ থেকে মাননীয় নাড্ডাজি এই যাত্রা সমারম্ভ করেছিলেন, আজকে সমাপন তিনিই করছেন। এটা আনন্দের কথা। এই যাত্রার পরিণাম সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার লোক যাত্রাকে স্বাগত করার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। মায়েরা, বাচ্চারা জয় শ্রীরাম বলে আওয়াজ দিচ্ছে। এইটাকে ভোটের বাক্সে ফেলতে হবে, তবে এই পরিশ্রম সার্থক হবে। আমি আশা করব, যেমন এমপি ইলেকশনে আপনারা মাননীয় অর্জুনদাকে জিতিয়েছেন, আগামী বিধানসভা ইলেকশনে এই লোকসভার 7টাকে 7টা সিট আমরা জিতবো, আপনারা জিতাবেন, বিজেপি সরকার হবে, সোনার বাংলা হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষকে। এবার যার কথা শোনার জন্যে আপনাদের মতন আমিও অপেক্ষা করছি, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মাননীয় জেপি নাড্ডাজি আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। জেপি নাড্ডাজিকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी श्री शुभेंद्र अधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव बनर्जी जी, यहाँ के लोकप्रिय
सांसद और मेरे साथी श्री अर्जुन सिंह जी, भाई रतिन बोस जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रविंद्र जी, कल्याण चौबे जी, बालूदा, परिवर्तन यात्रा के प्रभारी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ जुड़े हुए हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सब लोग आज यहां पर इस परिवर्तन यात्रा के समाप्ति पर आए हैं। मैं जब बंगाल की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवित्र धरती को नमन करता हूं और प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम इस परिवर्तन यात्रा में जो 6 फरवरी को मेरे ही द्वारा प्रारंभ हुई थी, उसका आज यहां पर समाप्ति हो रहा है। गांव-गांव, डगर-डगर, हर इलाके में जाकर के हम सब लोगों ने परिवर्तन यात्रा की आवाज को बुलंद किया है। मुझे खुशी है कि बंगाल की जनता ने इस परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है और इसके साथ साथ संकल्प लिया है कि ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। इसके लिए हम आगे बढ़े। मित्रों, जब हम सोनार बांग्ला की कल्पना करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को विकास में अपना योगदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम कहने के लिए नहीं कह रहे। अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तो 8,575 करोड़ रुपए का सहयोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अगर हम नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की कनेक्टिविटी की बात करें तो 721 करोड़ रुपए इस कनेक्टिविटी के लिए मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को एक सहयोग के नाते दिया है। अगर हम बात करें हथनिया से दोनिया पुल की तो 226 करोड़ रुपए खर्च करके यहां का भी विकास करने का काम पकड़ा है। 3 सोलार प्रोजेक्ट्स हावड़ा का, मधुग्राम का और न्यू टाउन का, ये 3 सोलार प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम सामाजिक पेंशन की बात करें तो लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ा है और हमारे कोरोना के संक्रमण में लगभग 30 लाख लोगों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हम सबको याद है कि 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी वेस्ट बंगाल में आए थे और उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति देकर के बंगाल की तस्वीर बदलने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी हुबली में आए थे और हुबली में उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके बंगाल की जनता को सहयोग भी दिया, आशीर्वाद भी दिया और विकास की नई यात्रा में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम विकास की कहानियों के बारे में चर्चा करें तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं भारत का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, अगर भारत की 55 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे सकता हूं तो बंगाल की जनता को भी 4 करोड़
67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे सकते थे और देंगे। आपने मई महीने में सरकार बदलनी है, यहां बीजेपी का कमल खिलना है और आयुष्मान भारत हमको मिलेगा, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग 73 लाख लोग इससे वंचित हैं। देश में 10 करोड़ किसानों को 12,000 रुपए 2-2 की 6 किस्तें मिल चुकी हैं, 7वीं किस्त दी जा रही है, लेकिन बंगाल की जनता को वंचित रखा गया है। हम आपसे निवेदन करेंगे, मई महीने में ममता जी को आराम देना और भारतीय जनता पार्टी को काम देना, आशीर्वाद देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलेगी और सम्मान के साथ 14,000 रुपए प्रति किसान की बकाई राशि भी मिलेगी, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें कि फार्मर्स के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान में, तो बंगाल के दृष्टि से जहां 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, इज्जत घर बने, तो बंगाल में भी लगभग 1 करोड़ 40 लाख इज्जत घर बनाए गए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम जनधन योजना की बात करें तो 40 करोड़ लोग जनधन योजना के खाते से जुड़े, तो 1 करोड़ 92 लाख यानी 2 करोड़ के आसपास लोग बंगाल के भी जुड़े हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, हर दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की तस्वीर बदलने का प्रयास किया और बंगाल की तस्वीर को भी बदलने का प्रयास किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हां, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां रुकावटें पैदा की गई हैं। उन रुकावटों को हटाना है। डबल इंजन की सरकार चाहिए, ऊपर मोदी जी की सरकार, तो नीचे पश्चिम बंगाल में कमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम विकास कर सकें। मित्रों, अगर हम बात करें इस बार के यूनियन बजट की, तो 675 करोड़ रुपए दिए, 675 किलोमीटर की सड़क बनने के लिए सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है। ईस्ट कॉरिडोर के लिए खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा के लिए पैसे दिए गए हैं। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए भुसावल से लेकर खड़गपुर तक, इसके लिए भी पैसे दिए गए हैं। और लगभग 1,000 करोड़ रुपए चाय बागानों के, हमारे चाय बगीचे में काम करने वाले लोगों के लिए दिया गया है, यह हमको समझना चाहिए, जिससे शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य के दृष्टि से हम उनकी सेवा कर सकेंगे और ये स्वास्थ्य के दृष्टि से हम उनको हर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे और ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मुझे पता चला कि कल हुगली में, शायद हुगली था जहां बीजपुर, जहां ममता ने कल ममता जी ने हुगली में अपने वक्तव्य में ये कहा कि हमको बंगाल की जनता के लिए टीका लगाने की व्यवस्था करनी होगी। हम उनसे कहना चाहते हैं, ममता जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह दिया है कि 1 मार्च से जिस व्यक्ति की भी उम्र 60 साल से ऊपर होगी उसको 10,000 हमारे सरकारी केंद्रों में मुफ्त टीकाकरण होगा, इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ममता जी ने कहा कि हमको टीकाकरण के लिए व्यवस्था की जाए। उनको हम जानकारी देना चाहते हैं कि ममता जी, 45 साल की उम्र से ज्यादा लोग जो बीमार हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के केस हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको भी मुफ्त टीका लगेगा, इसकी बातचीत कर ली गई है, ये दे दिया जाएगा। लेकिन ममता जी, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है, अभी बहुत से टीके बंगाल को लगने हैं। आयुष्मान भारत टीका को होवे, आयुष्मान भारत का भी टीका लगेगा।
प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि, इसका भी टीका लगना जरूरी है ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके। इसके लिए हमको काम करना है। और तोलाबाजी विरुद्ध टीका लगबे, तोलाबाजी विरुद्ध, चौल चोर विरुद्ध टीका लगबे, ए तिरपाल चोर विरुद्ध टीका लगबे, एक कॉट मनी विरुद्ध टीका लगबे। एक हम तैयारी करेंगे, इसका हम तैयारी करेंगे। अरे यहां पर आपने क्या स्थिति ला करके खड़ी कर दी? कट मनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, इन सब के खिलाफ बंगाल की जनता मई महीने में टीका लगाएगी। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप कहते हैं कि हम बंगाल की बेटी हैं, कभी आप दीदी होते हैं, कभी आप बेटी होते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बंगाल की आप बेटी हैं, आप बंगाल की दीदी हैं, लेकिन बंगाल की बेटियों का हाल क्या है? सबसे ज्यादा रेप केस में टॉप कर रहा है तो बंगाल कर रहा है। बंगाल की बेटियों की आपने कहां चिंता की? सबसे ज्यादा घर में वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रही है तो वो बंगाल में हो रही है। आपने बेटियों की, बहनों की कहां चिंता की? सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कहीं हो रहा है तो वो बंगाल में हो रहा है। दीदी, आपने कहां चिंता की? सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाय के बागानों में ट्राइबल महिलाओं की हो रही है। दीदी, आपने बंगाल की बेटियों की कहां चिंता की? हमारे मनीष शुक्ला शहीद हो गए, उनके माता की गोद सुनी हो गई, उनकी पत्नी का सिंदूर आपने उजाड़ लिया। आपने बंगाल की बेटियों की कहां चिंता की? हमारे 130 जवान अपने जान खो बैठे, शहीद हो गए टीएमसी के गुंडों के द्वारा। आपने उन बेटियों की कहां चिंता की है? अगर मैं बात करूं तो अगर मैं रेप केसेस की बात करूं तो हमारे ध्यान में आता है कि जिस तरीके से आपने यहां पर जो केसेस हुए हैं, रेप केसेस, वो हम सबको मालूम है कि उन्होंने बंगाल को शर्मसार किया है। और एक भी केस जो प्रसिद्ध केसेस हुए जिसके बारे में घटनाएं दुनिया में चर्चा हुई, उन केसेस को अभी भी वो अनसॉल्व्ड हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बंगाल की बेटी हैं, आप बंगाल की दीदी हैं, लेकिन बंगाल की बेटियां और बंगाल की दीदियां यहां सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, इसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपका बहुत समय नहीं लूंगा। बंगाल की तस्वीर बदलने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने आपको हुगली में सारी बातें कही हैं, उन्होंने आपको यहां पर आकर के सारा कुछ कहा है, गृह मंत्री जी ने आपको सारी बातें बताई हैं। आगे भी प्रधानमंत्री आएंगे, वो चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने टीकाकरण की बात की है, टीकाकरण तो आयुष्मान का होना है, टीकाकरण तो प्रधानमंत्री कृषक योजना का होना है, कि टीकाकरण तो टोलाबाजी के खिलाफ होना है, टीकाकरण तो यहाँ चौल चोर के खिलाफ होना है, यहाँ पर टीकाकरण अगर होना है तो तिरपाल चोर के खिलाफ होना है। और यहाँ पर ये जो पीसी और भाईपो की सरकार है, इसको नमस्कार करना है और कमल का स्वागत करना है। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, आप बताइए, जब मैं कहता हूं चौल चोर के, चौल चोर के, चौल चोर के, अब मैंने तो नहीं कहा, ये तो बंगाल की जनता कह रही है, ये तो लोग कह रहे हैं। ये इस बात का सूचक है कि आज भ्रष्टाचार, अनाचार, मिसगवर्नेंस, कुशासन, ये सब का अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो वो टीएमसी की सरकार है, वो ममता जी की सरकार है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए अब समय आ गया है जब हमको सिरे से उखाड़ना चाहिए और इस सरकार को आराम करने के लिए छोड़ना चाहिए और काम करने वाली सरकार, कमल के निशान पर मोहर लगा करके हमको सरकार बनानी चाहिए। मित्रों, ज्यादा समय लेता हुआ नहीं,
मैं ये कहना चाहूंगा, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। आप इसमें आगे बढ़ें, पूरी ताकत लगाएं और पूरी ताकत के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और हम आने वाले समय में सोनार बांग्ला, लखो सोनार बांग्ला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल, विवेकानंद का बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल, उस संस्कृति को लेकर के आगे चले। मुझे कहने में दुख होता है, लोग बंगाल की संस्कृति की बातचीत करते हैं। कल जो ममता जी ने हुबली में जिस भाषण का प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने गृह मंत्री जी के लिए किया, ये बताता है कि वह बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। बंगाल सोनार बंगाल है, संस्कृति युक्त बंगाल है, यह ममता जी की भाषा का बंगाल नहीं है और उसको हमको फिर से स्थापित करना है, पुनर्स्थापित करना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने गांव-गांव में जाकर जो संदेश पहुंचाया है, वो जनता ने लिया है उस संदेश को, उस पर वो कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, जय श्री राम। पद्मश्री से नामित अयोध्या के मशहूर समाजसेवी व लावारिस लाशों के वारिस मोहम्मद शरीफ के अस्वस्थ होने की जानकारी भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शरीफ की हार्ट की समस्या को देखते हुए अयोध्या जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने लखनऊ के जीएमसी रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा का कहना है कि पद्मश्री मोहम्मद शरीफ चच्चा के पेट में सूजन व हार्ट की समस्या है, ऐसे में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य मिले इसलिए रेफर कर दिया गया है। वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मोहम्मद शरीफ को पेंशन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अब स्थानीय सांसद लल्लू सिंह और जिला प्रशासन के रहमो करम का इंतजार है कि वे किस तरह पद्मश्री मोहम्मद शरीफ की मदद करते हैं। मैं पिछले जो है 2 दिन से हमारे घर पे ही इलाज चल रहा था। हमारे डॉक्टर यहाँ पे जा रहे थे चेक करने घर पे और उनकी जांचें होनी थी, तो जांचें होने के लिए तो हॉस्पिटल पे सुबह में एडमिट कराया। आज ही रिपोर्टें आ चुकी हैं और कुछ रिपोर्टें आनी है, तो कल से भी तो बहुत बेहतर है, तबियत ठीक है, सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, अधिकारी भी आए थे, वो भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्राइवेट वार्ड में रखा हुआ है। हार्ट में प्रॉब्लम है, अभी डॉक्टर से बात हुई हमारी, हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो तो लखनऊ में होनी है, तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर होता है तो ठीक है, तो लखनऊ को रिफर करेंगे। जैसा भी वो अच्छा समझेंगे वो बताएंगे हम लोगों को क्या करना है, फिर आगे हम उस चीज़ पे कदम उठाते हैं। आगे जाना है, लखनऊ लेके जाना है, वहाँ पे क्या करना है वो डॉक्टर उनको बताएंगे कब क्या करना है। सुबह में एडमिट कराया। मोहम्मद शरीफ जी को पेट में दर्द के साथ एक समस्या आई थी, इसलिए आज इनको भर्ती किया गया था सुबह, और जांच के उपरांत ईसीजी हुआ और ब्लड की जांच हुई, इससे ये पता चला कि इनके हार्ट में भी थोड़ी सी दिक्कत है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इस वजह से इनको जो है लखनऊ की एजेंसी रेफर किया गया है कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेने के लिए। जनपद अयोध्या के सुप्रसिद्ध समाजसेवी और हम लोगों के चचा मोहम्मद शरीफ जी की अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त हुई हमको, और सूचना प्राप्त होने के तत्पश्चात मैंने तत्काल प्रधानमंत्री कार्यालय पे टेलीफोन किया। रात्रि में 11:30 बजे टेलीफोन के माध्यम से
मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये बताया कि पद्मश्री अवार्डेड है चचा हमारे, और इनको भी ना पेंशन मिल पा रही है और ना उनको सारी सुख सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो उनके इलाज के लिए भी और उनको पेंशन और आवास के लिए भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुझको पूरा आश्वासन दिया गया है। और मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने मेरे जनपद का सम्मान दिया और उनको 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। और उससे भी ज्यादा आभारी इस बात के लिए हूँ मैं कि रात में 11:30 बजे मैंने टेलीफोन किया एक सामान्य से कार्यकर्ता के 11:30 बजे फोन करने के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय जिस तरीके से रिस्पांस करता है, बहुत ही बधाई के पात्र है माननीय प्रधानमंत्री। अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम गढ़िया रंगीन में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय किसानों के साथ धन उगाही की है और भ्रष्टाचार की एक शुरुआत की है। इसके चलते अब क्षेत्र के किसानों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रीय किसान बताते हैं कि शाखा प्रबंधक चिन्हित दलालों के माध्यम से सुविधा शुल्क लेकर फसली ऋण कर रहा है। वहीं किसानों द्वारा जब धन उगाही का विरोध किया जाता है तो किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और धक्का मुक्की करते हुए बैंक परिसर से भगा दिया जाता है। ज्यादा लोन होने में 1 महीने का समय लगता है, 1 महीने से ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ लोन करने में 3-3 महीने 4-4 महीने लगा देते हैं। गढ़िया रंगीन बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत ही ज़्यादा हालत दयनीय है। इसके बारे में पूरा क्षेत्र बहुत परेशान रहता है, कभी समय पर काम नहीं होता। गढ़िया रंगीन के कर्मचारियों को काश्तकारों से बोलने की तमीज़ नहीं है, कायदे से बात नहीं करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं और हड़का देते हैं। बेचारा यहाँ का अनपढ़ आदमी, अशिक्षित लोग हैं, बेचारे मायूस होकर बैंक से लौटाते हैं, मजबूर हो जाते हैं लौटने के लिए। 2-4 बार जानकारी न होने के कारण इनको कोई अपना काम नहीं करा मिलता है। जितनी बार जाए वो उनने नेटवर्क नहीं है, हमेशा सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन रहता है। गढ़िया रंगीन में कनेक्टिविटी की व्यवस्था उचित है नहीं, सर्वर हमेशा डाउन रहता है। आदमी मूड पटक के मर जाता है, उन्हें 3-3 दिन तो सर्वर नहीं आ रहे। क्या व्यवस्था है? बच्चों का खाता हमारी समस्या ये है, हमारे पास कैसी राय से कि अपना खाता सही कराओ, तो हमने कि हमारे पास पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपका लोन हो जाएगा और उसमें जो है हमको कागज बन गए हमारे, लेकिन लोन के लिए टहला रहे हैं हमारे लिए। तो आप शाखा प्रबंधक के व्यवहार से संतुष्ट हैं? नहीं है सर। इनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार का टहला रहे हैं, बैंक जाओ तो उन्हें हो जाएगा, काम करते नहीं है। हमारी समस्या है, कुछ दिन पहले मैंने लोन कराया था 65,000 का, उसके बाद मैंने 71,000 जमा कर दिए और उसके बाद भी मुझे राहत नहीं मिली। तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे 17,000 रुपये दे करके वापस भेज दिया और बोले तुम्हारी पलटी कर देंगे। पलटी भी नहीं करी और मुझसे बोला कि माल दो। मैंने माल दे नहीं पाया, मैं गरीब आदमी हूँ, अपना मतलब भुगतान मुश्किल से कर पाता हूँ और उनको माल कहाँ से दें। और इन लोगों के गढ़िया रंगीन बड़ौदा बैंक से हमारा कृषि कार्ड था और वहाँ पे सब दलाल चारों तरफ से नोचने वाले ज़्यादा हैं और कोई समस्या सुलझाने का कोई संबंध नहीं है। ना तो कोई छूट बताई, ना कोई ब्यौरा बताया। ठीक है, मैंने कहा हमारा ब्यौरा बताइए, मेरे लिए कभी छूट मिलती है या नहीं। साली कभी छूट ही नहीं मिली हमारे लिए, कोई ब्याज माफ़ नहीं। क्या कभी आया नहीं ब्याज माफ़? शाखा प्रबंधक से मिले थे आप? जी हाँ, बिल्कुल मिले थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने टहला दिया, उन्होंने कहा तुम्हारा ब्यौरा कुछ नहीं, सब जमा करो, उसकी बात करना। तो शाखा प्रबंधक के व्यवहार से आप संतुष्ट हैं? नहीं। कैसा व्यवहार इनका? व्यवहार गंदा है, गलत है, पूरा दलाली में चलते हैं, दलालियों के सुनते हैं और सही आदमी शरीफ के कुछ नहीं सुनते हैं। लाइन में लगे रहो, ठोकरें खाते रहो। बैंक की समस्या रहती है। क्या समस्या बैंक की? बैंक की ये समस्या रहती है, बैंक का अब बड़ौदा गढ़िया रंगीन में हमारा खाता चल रहा है और किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी है। तो हम पैसा जमा करने को थे तो मैनेजर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा आज नहीं, आज टाइम नहीं है, फिर कल आना या परसों आना। तो हम परसों गए तो उन्होंने कहा बार बार चल देते हो, पैसा तो ले लेते हो, लोन ले लेते हो, मगर अपने आप खुद क्यों नहीं ध्यान रखते हो, पैसा हम जमा करने होते। फिर गए, फिर उन्होंने टाल दिया। ऐसे ही मतलब एक हमारा हमने खेत मोल लिया है 2 बीघा, तो वो सन 2015 में हमने खेत मोल लिया है, लेकिन उसने दोबारा लोन फिर उसको उसी नंबर पे ले लिया है। हमने ये भी कहा, एक व्यक्ति ने खेत हमारे हाथ में चुका है और वो उसने फिर ले लिया है उसी नंबर पे। तो हमने बताया, वो तो उसका बैनामा दिखाया है। तो नहीं, हमको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, चलिए यहाँ से चलिए, रोज़ रोज़ चल देते हो। और पैसा जमा किया तब तक वो लेट टाइम हो गया, फिर उसके मामले में हमें छूट नहीं मिली। हम ये भी कहते रहे कि हमको ऐसा करो मैनेजर साहब, छूट मिल जाए, जिससे 3 लाख तक की छूट मिल जाएगी तो 9,000 रुपये हमारे हो जाएंगे। कि वो लोन लेते हो छूट के लिए, फिर क्यों डरते हो? फिर पैसा जमा करना ही पड़ेगा,
छूट के ही बल पे रहते हो। शाखा प्रबंधक का नाम पता है? हाँ, शाखा प्रबंधक का नाम मैंने सुना है कि नागेंद्र यादव बताया सब लोगों ने। बैंक ऑफ बड़ौदा गढ़िया रंगीन। गढ़िया रंगीन। इस शाखा प्रबंधक के व्यवहार से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जब भी कुछ जानकारी करने जाएं तो फिर भी सही से बताते नहीं। एक उनके साथ में और पास में बैठते हैं उप मैनेजर हैं, जो भी हैं जूनियर मैनेजर, वो भी नई उम्र के लड़के हैं, वो भी सही से बात नहीं करते हैं। वो क्राइम ब्यूरो राकेश यादव की रिपोर्ट। मंगलवार को अयोध्या में सर्विलांस एसओजी और कैंट पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए अंतर जनपदीय अवैध गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति अवैध गांजा लेकर गुदड़ी बाजार चौराहे की तरफ से कैंट क्षेत्र जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की और 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है और साथ ही 39,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक कार और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 23 फरवरी 2021 में अयोध्या पुलिस को एक भारी सफलता प्राप्त हुई है। एसओजी टीम तथा थाना कैंट की टीम ने एक अंतर जनपदीय अवैध गांजा की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 29.4 किलो गांजा, 39,000 रुपये नकद, 4 मोबाइल फ़ोन तथा 1 फोर्ड कार बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम राजेश, जो कि अयोध्या जनपद का रहने वाला है, दीपक कुमार, जो कि बस्ती जिले का रहने वाला है, तथा रमेश, जो कि बिहार का रहने वाला है, पकड़े गए हैं। मुखबिर की सूचना पर इन अभियुक्तों की गाड़ी को थाना कैंट के अंतर्गत पड़ने वाले ताटेश्वरी मंदिर के मोड़ पर उनकी गाड़ी को रोका गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी से अवैध गांजा बरामद किया गया। मैं एसओजी टीम तथा थाना कैंट की टीम को बधाई व्यक्त करता हूँ। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग जनपदों में ऑलरेडी मुकदमे पंजीकृत थे और ये उन मुकदमों में वांछित फरार चल रहे थे।